हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनम पुरी। आज हम वीडियो लेक्चर थर्ड में जो है अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने जो है 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जो है जाकर देखिए, तब जो है आपको जो है आगे के सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है सेप्रोटॉप्स, उसको स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लॉपी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग और ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब कि आप जो है अगर आप जो है मार्केट गए हो, वहाँ पे जो वेजिटेबल्स मार्केट होते हैं वहाँ पे आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे, किस तरीके के मशरूम होते हैं। इसके साथ जब बरसात का समय होता है उस दौरान आपने जो रॉटन वुड होता है उसके ऊपर आपने जो है कुछ फ्लॉपी सा पैचेस भी देखा होगा, धब्बा भी देखा होगा, बिल्कुल थोड़े से अम्ब्रेला टाइप का होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है मशरूम का पैकेट। तो यहाँ पे जो है उतने अच्छे से तो शो नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि ये जो है मशरूम कैसा दिखता है। ठीक है, इसके साथ चलिए, अब है बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। अब जो है बूझो यहाँ पे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने भोजन को लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। जो है इनके पास तो जो है अदर जो एनिमल्स होते हैं उनके तरह तो माउथ भी नहीं होता है। इसके साथ दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और इनके पास जो है ये ग्रीन प्लांट्स भी नहीं है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। और क्लोरोफिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है ना बाबू। तो क्या होगा, इनके पास तो क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड भी नहीं बना सकते हैं। तो फिर ये अपना भोजन कैसे जो है लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है बूझो जाना चाहता है। अब जो है हम एक्टिविटी 1.2 को देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और इसको जो है मॉइस्ट कर लेना है, किससे, तो पानी से। लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दे। अब आपको क्या करना है, जिस पानी में आपने, मान लो कि आपने ब्रेड का टुकड़ा लिया, उसको पानी से क्या किया, मॉइस्ट कर लिया, भिगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 से 3 दिनों के लिए कोई जो मॉइस्ट गर्म प्लेसेस है, ठीक है, मॉइस्ट वार्म, थोड़ा सा गर्मी और साथ में नमी वाला जो जगह है वहाँ पे आपने क्या किया, 2 से 3 दिन के लिए उसको छोड़ दिया। तो अब क्या देखोगे आप जो है उसके ऊपर, किसके ऊपर, तो ब्रेड के टुकड़े के ऊपर क्या देखोगे, फ्लफी से पैचेस, धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, दिस पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ वाइट कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, किसी भी कलर का ये जो फ्लफी पैचेस है ना वो आप देख सकते हो इन ब्रेड के ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस। इसके साथ मैं बात करूँ तो जब आप फ्लफी पैचेस देखते हो तो उसको आप जो है माइक्रोस्कोप से देखो या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखो, और आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पे जो है ना ये ब्रेड है और इस ब्रेड पे क्या हुआ है बाबू, फंगी ग्रो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया, कौन सा ऑब्जर्वेशन, जो हमने एक्टिविटी 1.2 में देखा। ठीक है, आपको अपने नोटबुक में जो है उसको नोट कर लेना है, ऑब्जर्व क्या किया है आपने। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। इसके बाद मैं बात करूँ कि आपने जो है जो ब्रेड का टुकड़ा होगा उस पर जो है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी देखे होंगे। ठीक है, अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। और इन ऑर्गेनिज्म को मैं क्या कहूँगी, इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं फंगी। जैसे कि आप ये जो इमेज देख रहे हो ना, आप जो है ये इमेज जो देख रहे हो, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, जैसे कि ये रहा हमारा ब्रेड, ये हमारा ब्रेड है ना, ये हमारा क्या है, ब्रेड है। इसके ऊपर जो है आप थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो क्या है बाबू, वो है फंगी। तो देख सकते हैं जो है कैसे फंगी जो है ग्रो कर रहा है इसके ऊपर। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फंगी होते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बहुत अलग होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूशन। अब जो फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब होता है, मतलब कि पाचक रस आप बोल सकते हो। ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो भी है उसको डाइजेस्ट कर देता है, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करता है। तो फंगी क्या करेगा कि ये सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस को, कहाँ पे, तो जो आपका जो सड़ा हुआ, मान लो कि कोई भी मैटर है, डेड और डिकेइंग मैटर है, ठीक है, सड़ चुका है, उस पर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। उसके बाद डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने के बाद क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूशन फॉर्म में।
उसके बाद क्या करेगा, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, उसके बाद ये क्या करेंगे, जब सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा तब उसको जो है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड इन सोल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन फॉर्म में लेता है, कहाँ से, तो जो डेड और डिकेइंग मैटर है, मतलब कि जो फूड सड़ चुका है, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जो कि सड़ चुका है, उससे जब अपना भोजन लेगा सोल्यूशन के फॉर्म में, तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद है प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और जो प्लांट्स होते हैं जो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉप्स। समझ आ रहा है आप लोग को। उसके बाद है प्लांट्स ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। इसके साथ फंगी जो है और भी कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, फंगी जो है वो अचार, जो पिकल होता है ना उसी को अचार कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि कई बार क्या होता है, जो हमने अचार बनाया होता है काफ़ी मेहनत से, तो क्या होता है कि जैसे बरसात का टाइम है और थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। ह्यूमिड का मतलब क्या है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी है, तो क्या होता है उसके कारण क्या होता है कि जो आपका अचार होता है ख़राब हो जाता है, उसमें फंगस ग्रो कर जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि अचार ख़राब हो चुका है, फंगस ग्रो किया हुआ है, अब खाने लायक तो नहीं है। उसके बाद है लेदर, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स पे भी क्या होता है बाबू, फंगी जो है ग्रो करते हैं। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे क्या होते हैं, फंगी ग्रो करते हैं। तो याद रखिएगा फंगी कहाँ ग्रो करेंगे, जब जैसा कैसा क्लाइमेट होगा तो ग्रो करेंगे। जैसे कि मान लो कि वेदर जो है हॉट है, थोड़ा गर्म भी है, साथ साथ उसमें नमी भी है, और लंबे समय के लिए आपने ऐसे पदार्थ को छोड़ दिया तो क्या होगा, उसमें फंगस तो ग्रो करेगा ना। आप देखिए 1 मिनट मैं आपको शो करती हूँ। अब जो है हम ये पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बूझो क्या कहते हैं, बूझो से वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज विट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाय फंगस। मतलब बूझो कहता है कि एक बार उसके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उन्होंने बताया, मतलब उसको कहा कि जो विट फील्ड है, ठीक है, तो वो क्या था, वो जो है ना जो गेहूं का खेत है, वो क्या हुआ था बाबू, फंगस के कारण खराब हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया था। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो। तो बूझो जानना चाहता है कि क्या, जब मतलब उसके दादाजी ने बताया कि जो है फंगी के कारण, फंगस के कारण उनका पूरा गेहूं का खेत जो है बर्बाद हो गया था, तो बूझो यही जानना चाहता है क्या फंगी जो है वो बीमारियां भी करते हैं क्या। पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक एस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। जो पहेली है, देखो इस स्टोरी में जो है दो है ना, एक पहेली एक बूझो है। तो पहेली अब क्या बोलती है, पहेली मतलब बोलती है कि दैट मेनी फंगी लाइक एस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल, कि जो है बहुत सारे ऐसे फंगी होते हैं जैसे कि आपका जो ईस्ट है या फिर मशरूम, ये क्या होते हैं, ये यूज़फुल होते हैं। बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स। लेकिन हाँ, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो कि पौधों में बीमारियां करते हैं। इसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनमें भी डिजीज करेंगे, बीमारियां करेंगे। और ह्यूमन बींग्स, जो मानव होते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग है ना, तो हम लोग में भी क्या करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फंगी होते हैं वो ख़राब भी होते हैं, तो कुछ तो अच्छे भी होते हैं ना। जैसे कि क्या कर सकते हैं, वो जो है हमारे बहुत सारी चीज़ों में जो है हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। तो कुछ फंगी का उपयोग करके क्या करते हैं, हम मेडिसिन भी बनाते हैं। और कुछ फंगी तो मतलब क्या कर सकते हैं, पूरे हमारा फसल है उसको भी ख़राब कर देंगे, बहुत सारी बीमारियों को जो है पैदा करते हैं। प्लांट्स हुआ उसमें भी, एनिमल्स हैं उसमें भी, ह्यूमन बींग्स हैं उसमें भी। समझ आ गया आप लोग को। आप देखिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। और क्या होता है कि जब बारिश का समय होता है तो ये फंगी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर होते हैं ना, फंगल स्पोर, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो हवा, जो हवा होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। और क्या होता है, जब वो जो फंगल स्पोर होते हैं ना, जब वो कोई गीली सी, मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि गीली है, साथ साथ जो है वार्म है, उस पर जब वो लैंड करते हैं तो वो जर्मिनेट करेंगे और फिर क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। यही फंगल स्पोर क्या होगा बाबू, जर्मिनेट करेगा और ग्रो करेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे बताया गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उसको जो है आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना, वही सम ऑर्गेनिज्म लिव
टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो है एक साथ रहेंगे, साथ में क्या करते हैं, मतलब कि अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उनका भोजन है और जो शेल्टर जहाँ वो रहते हैं, जो उनका आश्रय है, जो ठिकाना है, उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, मान लो कि जो है मैं बता रही हूँ यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना फूड भी और अपना शेल्टर दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ आ रहा है आप लोग को। देन है फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन रूट ऑफ ट्रीज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जैसे फंगी होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज के रूट्स में, ठीक है, जो पेड़ होते हैं उनके जड़ में प्रेजेंट होते हैं कुछ फंगी। उसके बाद है द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अब क्या होगा, ये देखो हमने तो समझ लिया कि कुछ फंगी कहाँ रहेंगे, जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स में रहेंगे। तो जो ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे फंगस को, क्योंकि फंगस कहाँ है, उनके रूट में है, ठीक है। तो जो ट्री होंगे वो न्यूट्रिएंट्स दे देंगे फंगस को, और बदले में क्या करते हैं, मतलब फंगस की हेल्प से क्या करेंगे, जो आपका वाटर या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है जो मिट्टी के अंदर, उसको क्या करेंगे, उनकी हेल्प से ले लेते हैं। तो हुआ ना एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे की यहाँ पे मदद हो रही है ना, वो उसकी मदद कर रहा है, वो उसकी मदद कर रहा है। तो देख रहे हो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। तो जो ये एसोसिएशन है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्री के लिए, पेड़ के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अगर मैं बात करूँ जो ऑर्गेनिज्म लाइकेन है, उसमें क्या है, एक क्लोरोफिल कंटेन करने वाला पार्टनर है जिसको कि हम क्या कहते हैं, अलगा। अलगा के पास होता है क्लोरोफिल। इसका मतलब क्या है बाबू, अलगा जो है वो, उसके पास क्या कैपेसिटी है, अलगा जो है वो जो है अपना फूड बना सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे बताया गया है ना, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो। 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। जो कि कौन है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, तो अलगा, ठीक है, अलगा बोलो या फिर जो है अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अलगा, ठीक है। और फंगस, तो अलगा और फंगस दोनों क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक साथ रह के ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा एंड इन रिटर्न द अलगा प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो फंगस है वो क्या करेगा, वो अलगा को जो है क्या क्या देगा, वो शेल्टर देगा, वाटर देगा, ठीक है, मिनरल्स देगा, और बदले में क्या करता है, जो अलगा है उसके पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल है तो वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकता है। तो वो क्या करेगा, जो है बदले में उनको फूड देगा। जैसे कि एक बार मैं फिर से जो है आपको जो है समझा दूँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ना कि लाइकेन में क्या होते हैं, एक अलगा और एक फंगस, दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, ये फंगस है और ये अलगा है। तो फंगस क्या करता है, इस अलगा को क्या करेगा, क्या देगा, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, ठीक है। और बदले में ये अलगा क्या करता है, ये अलगा क्या देता है, ये भी जो है इसको क्या देता है, अलगा जो है इसके पास क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड देगा फंगस को। तो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना, एक तरीके का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। समझ आ गया। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। हैव यू एवर सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट्स, डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं ना, जो किसान, वो क्या करते हैं, अपने खेतों में जो है खाद डालेंगे, और जो जिनको कि हम मैन्योर्स बोलेंगे, फर्टिलाइजर्स कहते हैं, डालते हैं ना। तो क्यों डालते हैं, ऐसा उनका क्या रीज़न होता है, कि ताकि जो सॉइल हो फर्टाइल हो, जब मिट्टी उपजाऊ होगा तभी तो फसल उगेगी ना, अच्छे से क्रॉप्स हेल्दी होंगे। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा होगा कि जो पौधे होते हैं वो अपनी मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, जो खनिज पदार्थ होता है उसको कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, ठीक है। हम मिट्टी में ही न डालते हैं तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट की हेल्प से उन फूड को, जो भी उनका न्यूट्रिएंट्स होता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो क्या होता है कि जब आप मान लो कि मिट्टी में जो है आपने क्या डाला, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स डाला, तो फसल क्या होगी,
उगेगी, ठीक है। अब वो फसल क्या करेगा, उन मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स था उसका उसने उपयोग किया, तो अब अमाउंट जो था पहले न्यूट्रिएंट्स का वो तो कम होगा ना मिट्टी में, क्योंकि फसल ने क्या किया, जो भी क्रॉप्स हैं प्लांट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स का तो उपयोग कर लिया है, तभी ना अच्छे से हेल्दी ग्रो किए हैं। तो अब क्या होगा, मिट्टी के अंदर अमाउंट जो है उन न्यूट्रिएंट्स का कम होगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस etc। इसके साथ क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर मैन्योर्स की मैं बात करूँ, खाद, तो इनमें क्या होता है, ये कंटेन करते हैं कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे कि पौधे को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में क्या ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे देख सकते हो, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं, फॉस्फोरस के लिए P लिखते हैं और पोटेशियम के लिए K, तो ये आपने सुना भी होगा NPK, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स है जो कि उनको ज़रूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसी सबको क्या करते हैं, हम डालते हैं खेतों में ताकि मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो और पौधे जो है इन न्यूट्रिएंट्स का क्या करें, उपयोग कर सकें। समझ आया। उसके बाद देखिए, दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉयल। तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इनको जो है समय समय पे खेतों में डालना होता है ताकि मिट्टी में क्या हो, इन न्यूट्रिएंट्स की क्या हो, मतलब न्यूट्रिएंट्स अच्छे से रहेंगे तभी तो पौधे इसका यूज करेंगे ना। We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrients requirement of plants। इसके साथ जो अगर मैं बात करूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं और हम लोग जो है पौधों को हेल्दी रख सकते हैं, अगर हम जो है पौधों को ये सारी जो भी उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनको दे दें, ठीक है बाबू। यहाँ पे बताया गया ना, इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, तो वही सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जो है समराइज़ करके बता दी। अब देखिए उसके बाद जो है 1 मिनट जो है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होते हैं ना, उनको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। नाइट्रोजन भी जो है वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो क्रॉप्स को जो है नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो नाइट्रोजन का उपयोग करके प्रोटीन बना सकें। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और जब फसल की कटाई हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है, जो मिट्टी होता है उसमें नाइट्रोजन का कमी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो है आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लो कि ये क्या है बाबू, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे जो है पौधे ग्रो किए, ठीक है। ये जो है कोई प्लांट है, ये जो है ग्रो किया। 1 मिनट अच्छे से बनाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो है मिट्टी है, ठीक है, पूरा लैंड है, सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुए, पौधे जो है वो ग्रो किए। अब इस पौधे के अंदर क्या है, इस पौधे के अंदर मान लो कि न्यूट्रिएंट्स है ना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है। तो एक बार जब ये फसल ने, इस प्लांट ने इन न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर लिया, तो अब थोड़ा अमाउंट जो है इस मिट्टी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की तो कमी होगी ना बाबू, पहले जितनी थी अब तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तो था, लेकिन जो है लास्ट में जब जो है फसल की कटाई हो जाती है तो क्या होते हैं, वो जो पहला जो फसल था उसने क्या किया, उस मिट्टी के अंदर जो भी नाइट्रोजन था उसको उपयोग कर लिए, तो अब तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो गई, ठीक है। दो नाइट्रोजन गैसेज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि जो नाइट्रोजन गैस होते हैं वो एयर में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन गैस 78%, ठीक है। अमाउंट याद रखिएगा, जो अमाउंट जो है उसको जो है रिमेंबर करके रखिएगा कि कितनी क्वांटिटी में होता है, कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर में कितना परसेंटेज होता है, तो 78%। तो क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एयर में होता है, लेकिन जो फसल है, तो फसल क्या किया, जो प्लांट थे उन्होंने जो भी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन था उसको उपयोग किया, तो अब क्या होगा, मिट्टी में उसकी तो कमी हो गई, ठीक है। प्लांट कांट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरीके से जो पौधे हैं वो डायरेक्टली, जिस तरीके से जो पौधे हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेते हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट फॉर्म में वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। हालांकि बहुत सारा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में, लेकिन उसको क्या है, वो डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो अब नहीं ले पाते हैं तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में तो उस नाइट्रोजन को लाना पड़ेगा ना, ताकि वो पौधे जो है उस नाइट्रोजन का उपयोग कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। तो उनको क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में चाहिए होता है, उनको जो है नाइट्रोजन जो है सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, तो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए।
द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म। तो अब क्या है, एक बैक्टीरिया है, काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आप क्लास 8 में भी जाओगे ना तो आपको पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपको पता चलेगा किस तरीके से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में लाता है ताकि पौधे क्या करें, उस सॉल्युबल फॉर्म में आए हुए नाइट्रोजन का उपयोग कर सकें। आई होप कि जितना मैं अभी तक बता रही हूँ या फिर जो है मैं आगे बताऊँगी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया राइजोबियम क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका क्या करेगा, उसको जो है सॉल्युबल फॉर्म में लाएगा ताकि पौधे उसको क्या करें, उसका उपयोग कर सके। क्योंकि हमने इसके पहले क्या पढ़ा, पौधे तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, इसीलिए उनको सॉल्युबल फॉर्म में लाना जरूरी है। तो लाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, राइजोबियम। नेम याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इतना इस पे बार बार इस नेम को ले रही हूँ। बट राइजोबियम कांट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम है ना वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। इसीलिए ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, तो ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं जैसे कि जो ग्राम, ठीक है, जो चना है या फिर जो मटर, मूंग या बीन्स, इस टाइप के जो भी मतलब मैं बात करूँ प्लांट हैं, ठीक है, या फिर जो अदर लेग्यूमिनस प्लांट है, जो दलहन वाले प्लांट है जिनसे हमें दाल मिलता है, उनके कहाँ वहाँ पे उनके रूट में ग्रो करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, पल्सेस का मतलब क्या होता है, दाल, आर ऑप्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे पल्सेस होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से मिलते हैं। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, अब देखिए ये क्या करते हैं, ये इन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहेंगे और क्या करेंगे, ये जो प्लांट होंगे उस बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करेंगे और बदले में ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है सॉल्युबल फॉर्म में लाएगा और पौधों को दे देगा। तो हुआ ना, यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प तो हो रही है ना, पौधे जो है इस बैक्टीरिया को फूड दे रहे हैं और बदले में ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में ला के पौधों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब है दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनका किस तरीके का रिलेशनशिप है, इनका भी जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। तो काफ़ी अच्छा भी होता है फार्मर्स के लिए। ठीक है, अब क्यों, तो देखो यहाँ पे बताया गया है, दे डू नॉट नीड to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plant are grown। तो जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट जो है जिस मिट्टी में ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे तो जो किसान है उनको तो अलग से नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं ना है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट्स हैं उसमें क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया होगा और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ही क्या करेगा, सॉल्युबल फॉर्म में ला देगा ताकि पौधे इसका उपयोग कर लें। तो जब पौधों को नाइट्रोजन मिल ही जा रहा है तो अब क्या ज़रूरी है अलग से नाइट्रोजन डालने की। ठीक है, अब देखिए, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। Only a few plants adopt other mode of nutrition like parasitic and saprotrophic। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्लांट हैं, सिर्फ कुछ पौधों की मैं बात करूँ, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक होता है या फिर सेप्रोट्रॉफिक होता है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड एज अ हेटेरोट्रॉप सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और जो सभी जानवर होते हैं उनको जो है कैटेगराइज किया जाता है किस चीज़ के अंडर, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स तो वही होते हैं ना जो अपने फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उस पर वो डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। आई होप कि आपको जो है अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट आप उसको जो है अच्छे से देखोगे ना तो आपका सारा चैप्टर जो है ना, मतलब सारे चैप्टर मतलब सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होती है, हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, तो हम क्या करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं तो हमें जो अच्छा भी लगता है, अच्छा फील भी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।